हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीड पेज फिजिक्स में। बच्चा लोग, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि 11th के क्लास को अभी तक हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट नहीं किया था। 11th का क्लास कवर करना हम लोगों ने कही 12th वाले का भाई 12th वाले का टॉपिक 11th का क्लास अभी तक हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट किया नहीं था, है नहीं? तो आज से हम लोग आप लोगों के लिए एक लेक्चर डेली रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों के समक्ष लाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि 11th वाले ज़्यादातर बच्चे इस बार कॉलेज स्कूल के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो नहीं पा रही है। तो हम लोग इस माध्यम के जरिए कोशिश करेंगे कि आप लोग कहीं भी रहें, जो बेस है आपका 11th का वो आपका बनना चाहिए। हालांकि शुरुआत बहुत लेट से हम लोग कर रहे हैं, तो पूरा सिलेबस तो नहीं हो पाने का चांस होगा, लेकिन हाँ, जो हकीकत बात है, जो रियलिटी है, वो ये इतना ज़रूर है कि आपका 12th का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे 11th का पूरा वो टॉपिक या वो चैप्टर्स पढ़ा ले, ताकि आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है नहीं? एक जो बेस वाली बात होती है, एक फाउंडेशन वाली जो बात होती है, उसको हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। तो एक रिक्वेस्ट हमारी तरफ से हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए कि जब कभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, जब कभी भी आप लोग क्लास में बैठ रहे हो, तो उसको क्लास के जैसा ही लीजिए, है नहीं? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, कहीं भी लॉज पे बैठे हुए, कहीं छत पे बैठे हुए, जहाँ मर्जी से अपना वीडियो तो देख रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग ओवरऑल आपसे बात करें, तो ओवरऑल आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक क्या हो जा रही है पता? मिस्टेक ये है सबसे पहले तो कि बच्चे आजकल उसको नोट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे बच्चे, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, है नहीं? तो मेरा मानना ये है कि यदि आप लोग क्लास कर ही रहे हो, तो क्यों ना नोट्स कंप्लीट किए जाए, नोट्स बनाए जाए, ताकि एक अच्छा जब कभी भी आप क्लास करने के लिए बैठो, या आप किसी भी ऐसे टाइम में वीडियोज वगैरह के बात मत करो, वीडियो वगैरह मत देखा करो जिस टाइम में आप क्लास नहीं कर सकते हो, जिस टाइम में आप नोट नहीं कर सकते हो। तो नोट बनाना बड़ा जरूरी है। और सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया फिजिक्स, और फिजिक्स का शुरुआती चैप्टर यदि आप देखोगे एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो है फिजिकल वर्ल्ड। उसमें वो स्टोरी है, वो चीज़ें हैं कि भाई साइंटिस्ट का कुछ नाम, कौन कहाँ से थे, किस स्टडी के बारे में, और बाकी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो सब अभी इस समय पे उस पे बात नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी आपने देखा होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइट के बारे में जब बात किया था 12th वालों के लिए, तो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने उन पे बात किया, लाइट पे किसका कितना ज़्यादा योगदान है, उस सब चीज़ों को भी समझा है। तो हाँ, ये जो चैनल है, ये इसका नाम ही हमने रखा डियर फीज फिजिक्स, और इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों को पूरा बता दें इस चैनल का क्या मकसद होगा। इस चैनल का मकसद होगा कि हम लोग इसमें क्वालिटी मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसमें हम लोग हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं मचाएंगे। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप हमको ऑफलाइन क्लास में जानते हो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ उसी चीज़ को आपको ऑनलाइन क्लास में भी ट्रांसफ़र किया जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा शोरगुल, इधर-उधर हो हल्ला, शोरगुल एकदम ऐसा, आजकल वीडियोज़ वगैरह आप देखोगे ना, यूट्यूब पे आप देखोगे, इतना ज़्यादा धूम मचा हुआ है, जवाब नहीं है। हर किसी को क्या लगता है कि हम गाना गा देंगे, शायरी गा देंगे, डांस कर लेंगे, उल्टा-सीधा हरकत कर लेंगे तो हम फेमस हो जाएँगे, हम ऐसे हो जाएँगे। लोग भोजपुरी अपना रहे हैं, कोई मैथिली, कोई ये वो दिस दैट। पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ना पिछले कुछ समय में था, ना अभी है, और ना आने वाले समय में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, ईमानदारी से जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो आज भी ऐसे टीचर्स को ढूँढ रहे हैं, जो अपना काम बखूबी जानते हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, साइलेंट होके बहुत ज़्यादा हो हल्ला शोरगुल नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे के बारे में उल्टा-सीधा नहीं बोलते हैं, किसी का बड़ाई-बुराई नहीं करते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं। मेरे नज़र में वो अच्छे आदमी, ठीक है? तो मेरा भी यही पूरा प्रयास रहा हम सब दिन से
कि मैं अपने काम को थोड़ा सा बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से करूं। और हो सकता है कि आप लोग जो इंटरटेनमेंट जिस तरीके की बातें आप ऑफलाइन क्लासेज में देख रहे हो, उस तरीके का माहौल आपको यहाँ पे बहुत उस तरीके से तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लास में पढ़ने का एक माहौल होता है, क्लास में पढ़ने का एक इंटेंस होता है, वो क्लास में ही मिल पाता है नहीं? तो बच्चा यहाँ पे हम लोग पूरा काम करने का प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश हमारा यही रहेगा कि एकदम शांत होके ए टू जेड काम को हम लोग करना सीखे, ए टू जेड कंसेप्ट को हम लोग सीखे। और उसके बाद यदि आप बोलोगे कि जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, आप सभी ने वेक्टर कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा या अपने यहाँ से पढ़े होगे तो आपने वेक्टर पढ़ा होगा, पर यहाँ से जो वेक्टर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, यदि यहाँ से वेक्टर को आपने पूरा एकदम रिपीट कर दिया तो आप बोलोगे कि सर वेक्टर जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर अभी तक है उससे बिल्कुल अलग है। ऑफलाइन में भी मेरा यही तरीका रहा है, लेकिन उसके बाद मैं पूरा कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो चीजें आपको मैं दिखाऊं एकदम क्लियर कर दूं कि वेक्टर एक्चुअली में किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से का कंसेप्ट है, कैसे इसको जोड़ा जाए घटा जाए, अलग अलग केसेज में क्या हो सकता है, हर एक चीजों पे मैं पूरा बात करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, और आप लोग इसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा कि जब कभी भी आप क्लास करें, जब कभी भी आप लेक्चर को देखें, तो उसको थोड़ा सा ठीक से लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। और सही से लिख के यदि आप रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है वेक्टर। तो मतलब आज से ये हम लोगों के लिए पहला चैप्टर है फिजिक्स का। आप बोलोगे कि सर हमारा तो पहला चैप्टर दूसरा था। हाँ भाई, आपके लिए पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा चैप्टर था बच्चा लोग, दूसरा चैप्टर था कौन सा बताओ? कमेंट करो भाई, आप लोगों को बताने का मतलब आप लोग कमेंट जरूर किया करो। दूसरा जो चैप्टर था बच्चा लोग, वो था आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, है नहीं? यूनिट एंड डायमेंशन जिसको बोलते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट जिसको आप बोलते हो। भाई साहब, आज हम लोग इस पे बात करने वाले जिसका नाम है वेक्टर। यदि आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे बच्चा, तो ये कोई चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिर्फ एक टॉपिक है, और एनसीईआरटी ने जितना लिख रखा है उससे काम चलने वाला नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ जाता है। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, और आप लोग अभी तक समझ भी चुके होंगे क्योंकि ये महीना अक्टूबर नवंबर का आ चुका है। तो इस टाइम में आप लोगों को हकीकत पता चल चुका होगा कि जो बच्चे वेक्टर को सीख पाते हैं, जो बच्चे वेक्टर को समझ पाते हैं, उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। पर जो बच्चे शुरुआत में वेक्टर में इधर उधर कर लेते, क्लास वगैरह छोड़ देते हैं, उसके लिए फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बातचीत नहीं करते, शुरुआत करते आज के लेक्चर का, और हम लोग समझते एक्चुअली में वेक्टर है क्या। सबसे पहला और बड़ा सवाल कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी यदि है तो ये है क्या, कहां से ये चैप्टर का शुरुआत होता है? देखो बच्चा, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले हम लोगों ने क्वांटिटी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आपने जब कभी भी पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला जो लेक्चर था आपका, उसमें हम लोगों ने क्वांटिटी के बारे में पढ़ रखा है। क्वांटिटी एक्चुअली में क्या है सर? क्वांटिटी ऐसा कोई भी पैरामीटर, ऐसा कोई भी चीज जिसमें या तो नंबर हो या नहीं, या तो उसमें नंबर हो या नहीं तो अमाउंट हो। एवरीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज जिसमें या तो नंबर हो या अमाउंट हो, बच्चा हम लोग उसको क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी होता कितने टाइप का है सर? ये क्वांटिटी दो टाइप का है। पहला नंबर फिजिकल, और दूसरा नॉन फिजिकल। फिजिकल और नॉन फिजिकल। बच्चा लोग, ये जो पहला क्वांटिटी आप देख रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये एक्चुअली में क्या है? दुनिया का हर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, या जिसका मेजरमेंट करना संभव है, जिसका लेन देन संभव है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसका लेन देन करना संभव नहीं है, जिसको मापना तोलना संभव नहीं है, जिसकी गिनती करना संभव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो सीधा सीधा बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी सर ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है।
मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम लोग इसका मेजरमेंट कर पाते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसके पास बच्चा मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए हम लोग इसका मेजरमेंट नहीं कर पाते। अब आगे चल के फिजिकल क्वांटिटी को यदि आप देखोगे ना, तो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में 3 अलग अलग पार्ट में और बांटे जाते हैं, जिसमें पहला नंबर है रेशियो, दूसरा नंबर है स्केलर और तीसरा नंबर है वेक्टर, है कि नहीं? तो बच्चा एक तो रेशियो है, दूसरा आपका स्केलर है और तीसरा आपका क्या है बताओ? वेक्टर है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपका उठता है कि सर ये रेशियो क्या है? रेशियो का मतलब सीधा सीधा समझ लो अनुपात। अनुपात आप लोग जानते हो, जब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, पर दोनों क्वांटिटी फिजिकल होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। स्केलर क्या है सर? ऐसी क्वांटिटी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है, तो हर किसी में मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा। तो रेशियो में भी मैग्नीट्यूड है, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड है। पर इसके नाम पे यदि आप आओगे, हिंदी में इसके नाम को आप समझो, रेशियो का हम लोग बोलते हैं बच्चा अनुपात, अनुपात। स्केलर को हम लोग बोलते हैं बच्चा अदिश और वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश, है नहीं? रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? अनुपात। दूसरा स्केलर को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश। और तीसरा वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश। अब देखो, इसके नाम से हम लोगों को समझ में आता है। अनुपात तो हम लोग जानते हैं बचपन से, रेशियो डिवाइड डालने से आता है, ठीक है सर। स्केलर का नाम है अदिश। अ मतलब होता बच्चा नहीं और दिश मतलब होता है दिशा। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो, जिसमें दिशा ना हो। अब आप बोलोगे कि सर जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताओ? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा बच्चा, तो उसमें एक चीज तो है, क्या? मैग्नीट्यूड। तो आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो कि वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, इसी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोग स्केलर क्वांटिटी को जान चुके हो। स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली में क्या होगा सर? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है, और इसलिए हम लोग इसका नाम देते बच्चा स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम देते बताओ? स्केलर क्वांटिटी। अब यदि आपसे बात किया जाए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि सर वेक्टर क्या होगा, देखो इसके नाम में है सदिश। 100 मतलब बच्चा साथ में, 100 मतलब साथ में, और दिश मतलब दिशा। साथ में दिशा भी हो मतलब डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड तो तीनों में था, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसमें। इसमें अ मतलब क्या भाई? अ मतलब नहीं, और दिश मतलब बच्चा दिशा। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो वो कहलाएगा स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन हो साथ में उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। मतलब अब आप समझ चुके हो कि एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी क्या है। और सर वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो एक फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होता है, फिजिकल क्वांटिटी का रूप होता है, लेकिन ये ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। लेकिन एक्चुअली बच्चा होता क्या है कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, और फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो वेक्टर तो होना चाहिए। वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है। पहला नंबर कि या तो वो मैग्नीट्यूड को कैरी करे, मैग्नीट्यूड हो उसमें। दूसरा नंबर उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा नंबर यदि वो वेक्टर है तो वो वेक्टर के नियमों का पालन भी करना चाहिए। नहीं, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर के नियम का पालन भी करे। आप सभी जानते हो यदि हम किसी सिंगर को सिंगर बोले, नहीं, जैसे एक हर एक इंसान का ऐसा माना जाता है कि 7 हमशक्ल होता है दुनिया में कहीं ना कहीं, नहीं, कम से कम एक तो आप लोग मान के ही चलते हो। यदि आपका कोई हमशक्ल है या शाहरुख खान का कोई हमशक्ल है
तो वो शाहरुख खान नहीं हो सकता, वो उसका हमशक्ल है। फर्क क्या है दोनों में सर? फर्क ये है कि यदि वो शाहरुख खान है तो उसके जैसा क्वालिटी उसमें अंदर होना चाहिए, उसके जैसा एक्टिंग उसको आना चाहिए। ये वही बात है। यदि कोई वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वो वेक्टर हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यदि वो वेक्टर है तो वेक्टर के नियमों का पालन भी उसे करना चाहिए, तभी वो जाके वेक्टर कहलाएगा। यदि वो किसी किसी सिंगर के जैसा कोई दिख रहा है तो वो सिंगर नहीं हो सकता। यदि उसके जैसा वो सिंगिंग भी कर पाता है तभी उसको हम वो आदमी मानते हैं, है नहीं? तो सेम बात है, आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो। चलो आ जाओ भाई, और भी बातें। तो एक बात तो सर हम लोगों को समझ में आ चुका आज कि पहले की वेक्टर क्वांटिटी है क्या। सबसे पहले तो आप लोगों को हेडिंग डालना था वेक्टर, और वेक्टर में सबसे पहले हम लोगों को डिफिनेशन लिखना है। क्या डिफिनेशन है वेक्टर का भाई? द क्वांटिटी having magnitude, the quantity having magnitude and direction both, and must follow the quantity having magnitude and direction both and must follow the law of vector addition. Must follow the law of vector addition known as vector. या तो आप सीधा सीधा वेक्टर बोलो या वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो, चलेगा। तो सर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और जो वेक्टर के नियमों का पालन करेगा, क्या कहलाएगा? वेक्टर। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि सर ये वेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या जीवन में इसका कोई यूज भी है? क्या सच में कोई क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर के नियमों का पालन भी करता हो? हाँ। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ध्यान देना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप दरवाजा सुबह उठ के खोलते हो, अपना गेट खोलते हो, तो आप क्या करते हो? या तो उसको खींचते हो या नहीं तो उस पर धक्का लगाते हो। खींचने और धक्का लगाने को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं फोर्स लगना। तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। अब फोर्स ऐसा नहीं कि आप कोई मंत्र पढ़ के उसको फूक दे रहे हो और वो उसके बाद वो खुल जाता है गेट, नहीं। हाथों से आपको पुश करना पड़ता है या नहीं तो पुल करना पड़ता है। तो ये बात तो समझ में आए सर कि हमने कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स जरूर लगाया होगा, तभी वो गेट खुलेगा। जब तक मैग्नीट्यूड नहीं होगा, हम लोग नहीं देंगे, तब तक वो गेट खुलेगा नहीं। तो पहली बात, उसमें मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात, यदि आप उसको धक्का लगा रहे हो तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ गेट खुलता है। और यदि आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो जो फोर्स है एक्चुअली में बच्चा लोग, ये कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये वेक्टर के नियमों का पालन भी करता है। अब कुछ बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि सर वेक्टर के नियमों का पालन करता है, तो सबसे पहले वेक्टर का नियम तो बताओ, तभी तो पता चलेगा कि पालन करेगा कि नहीं करेगा। बच्चा, आगे चल के हम लोग वेक्टर के जोड़ने का नियम सीखेंगे, घटाने का नियम सीखेंगे, गुना भाग करने का नियम भी सीखेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग इतना ध्यान रखें कि कौन सा वेक्टर के नियमों का पालन करेगा, कौन नहीं करेगा। यदि आप बोलोगे कि सर क्यों ना इसका 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया जाए, 11th क्लास के इस समय तक आते आते आप लोगों को, सभी बच्चे को इतना मालूम हो जाता है, तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल इसको लिख डालो। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या होगा? पहला नंबर बच्चा डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लोग हिंदी में विस्थापन के नाम से जानते हो। दूसरा नंबर वेलोसिटी,
जिसको आप लोग हिंदी में जानते हो वेग के नाम से। तीसरा नंबर, बोले सर तीसरा नंबर हो जाएगा एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं बच्चा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा सर? चौथा नंबर होगा बच्चा फोर्स, जिसको आप लोग बल के नाम से जानते हो हिंदी में। और पांचवा नंबर मान लो टॉर्क, जिसको हम लोग बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। अब मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक आध क्लास थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं और हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, उसको थोड़ा सा हिंदी सुनना अच्छा पसंद होता है, उनको कानों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, इस वजह से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। ये तो सर एक बात तो हम लोग समझ चुके हैं वेक्टर है क्या, और दो चार हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। ऐसा नहीं कि यही है भाई, और बहुत सारी क्वांटिटी है नहीं। तो सर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वेक्टर है तो दिखेगा कैसे? जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आप बोलोगे कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, है नहीं, ये बात है। अब आप बोलेंगे कि सर कितने टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है? बच्चे लोग इसका वेक्टर का एक्चुअली में दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है मैथमेटिकल फॉर्म और दूसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म। ठीक, तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चा, और दूसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब आप बोलोगे कि सर इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे समझे? नहीं, जैसे मान लो आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं धक्का लगा रहे हो। जितना धक्का लगा रहे हो, अभी तक हम लोग क्या करते थे? अभी तक हम लोग सीधा सीधा बोलते थे कि भाई साहब मेरे पास 10 रुपए है। अब रुपया जो होता था बच्चा वो स्केलर क्वांटिटी, सीधा बोल देते थे 10 है। आज तक आपने किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि हमारे पास 10 रुपया है उत्तर के तरफ। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी स्केलर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आपने ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि हमने एक गेट को उत्तर के तरफ धक्का दिया, या एक आदमी है जो गाड़ी लेके उत्तर की तरफ भाग रहा है वेलोसिटी से। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बोल रहा है। बात समझ में आया नहीं? तो इसलिए ये सब क्वांटिटी वेक्टर है, और जो वेक्टर है उसको लिखने का अलग अलग तरीका है, उसके डायरेक्शन के साथ लिखने का अलग अलग तरीका है। क्या वो तरीका है? उसी को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब सबसे पहला नंबर रिप्रेजेंटेशन जो होता है बच्चा, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा नंबर जो नाम है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल इसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को आप चाहो तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। चाहो तो आप मैथमेटिकल बोल दो, चाहो तो आप कार्टेशियन। चलो भाई ठीक, समझते हैं, पहले लिखेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है सर। जब कभी भी आपको किसी ग्राफिकल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, या किसी भी वेक्टर को आपको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान लो फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होगा जब आपको बोला जाएगा कि एक आदमी है और ये आदमी क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को बच्चा लोग धक्का दे रहा है, तो आप जानते हो कि सर किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, और धक्का देने का मतलब फोर्स लगा रहा है।
तो ये आगे के तरफ धक्का दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इस इतने बात को हम लोग इतना नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक मास है और इसको इधर से कोई फोर्स लगा रहा है F। हाँ कि ना, सीधा सीधा लिख दिया। तो यहां पे आपने देखा कि हमने एक तीर का निशान बनाया है, एरो बनाया है, और इसी एरो के माध्यम से हम लोग इस बात को लिख पा रहे, इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे। इसलिए इसका नाम ही रखा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सर किसी भी वेक्टर का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग किसी वेक्टर को एक ग्राफ के द्वारा या एरो के द्वारा, एरो समझते हो आप लोग, एरो समझते हो ना, एरो होता है बच्चा तीर का निशान। तो जब हम किसी वेक्टर को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो यही रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप बोलोगे कि सर एरो का जो सिंबल है हेड, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। हाँ, आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन इसी को देख के पता चलता है, ये है इसके तीर के निशान का हेड कहलाता है। और ये जो देख रहे हो जिसको जिसका लंबाई है, ये एक्चुअली में टेल कहलाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, बच्चा बताओ दोनों में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे कि सर दोनों का डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। एक का लंबाई कम है तो दूसरे का लंबाई ज्यादा है, तो जिसका लंबाई ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जब आप तीर के निशान के द्वारा, एरो के द्वारा किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, तो इस एरो का जो हेड होता है बच्चा, ये हेड हमेशा डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है। डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है। और इसका जो लेंथ है ये हमेशा इसके मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन देता है। तो हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन के बारे में, और टेल क्या बताएगा या लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो यहां आपको देख के ही इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का अंदाजा लग जाएगा, पता लग जाएगा। तो एक्चुअली में ग्राफिकल फॉर्म जो है ये थोड़ा सा बच्चे को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, पर अब आप आ जाओ मैथमेटिकल फॉर्म में। बोले सर ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या चीज है? बच्चा आप लोगों ने एक्सिस पढ़ रखा होगा, याद है? एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, तीन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये सभी को मालूम है। अब आप बोलोगे कि सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे होता है ये तो बताओ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच्चा लोग सब जानता है। मैं पेन ले रहा हूं, एक मिनट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सभी बच्चे को मालूम है, बचपन से सभी बच्चे जानते। जैसे उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो एक्स एक्सिस का मतलब उसको पता है और वाई एक्सिस का भी मतलब उसको पता है। यहाँ पे कोई पेन भी नहीं रखा हुआ, क्या हो गया? अमित है क्या? एक मिनट, मिल गया, रुक। हाँ बच्चा, अब देखना मेरी बात को। आप बोलेंगे कि सर ये एक्स एक्सिस है, हाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाई एक्सिस है जो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जेड एक्सिस है जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर हाइट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो एक्चुअली में ये तीनों आपस में 90 डिग्री, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से हम लोग आपसे बात करें तो हमने यहां बनाया। अब आप बोलोगे कि सर एक वेक्टर यहां तो समझ में आया, ये वेक्टर भी समझ में आया, लेकिन इसको आपने कैसे बनाया, या यहाँ पे आपको एंगल 90 डिग्री कैसे दिखाई दे रहा? बच्चा ये एक्चुअली में ऐसे है, इस प्लेन से ऊपर, लेकिन आप इस लाइन को इस बोर्ड पे बना तो नहीं पाओगे, तो इसलिए हमने मजबूरी में ऐसे बनाया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इसको मजबूरी में ऐसे बनाया है। एंगल एक्चुअली में यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस।
ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। आ गए ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्चुअली बच्चा 3 एक्सिस है। अब आप बोलोगे कि सर 3 ही एक्सिस क्यों होता है, 4 क्यों नहीं होता? देखो बच्चा, आज तक आपने जितना भी चीज पढ़ा है, हर किसी में, 12th वाले का टाइम हो रहा भाई, जितना भी चीज है पढ़ा है, हर किसी में क्या होता है? 3 ही कोऑर्डिनेट होता है। या तो उसमें लंबाई होता है, या नहीं तो चौड़ाई होता है, या नहीं तो ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 ही होता है। मतलब डायमेंशन के हिसाब से देखे किसी भी बॉडी को, तो डायमेंशन या तो उसमें लेंथ होगा, या नहीं तो विड्थ होगा, या नहीं तो हाइट होगा। लेंथ होगा, विड्थ होगा, या हाइट होगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर लेंथ, विड्थ और हाइट, ये बात तो सभी को समझ में आ चुका है। नहीं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इस वजह से, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, कैसा भी ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें 3 ही डायमेंशन संभव है, 3 से ज्यादा डायमेंशन नहीं है। इस वजह से हम लोगों को सिर्फ 3 ही एक्सिस पढ़ना पड़ता है। अब यदि आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे, तो इसका डायरेक्शन देने के लिए हम लोग एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है आई कैप। आई कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है बच्चा? यूनिट वेक्टर। कौन से डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। जे कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। कौन से डायरेक्शन में? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और के कैप क्या है? ये भी एक यूनिट वेक्टर है, जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप। अब आपसे यदि किसी ने बोला कि एक मच्छर है जो उड़ना शुरू किया और उड़ के 1 सेकंड के बाद किसी ऐसे जगह पे पहुंच गया जहां से ओरिजिन का एक्स दूरी 2 है, वाई का डिस्टेंस, वाई एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, और जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस 4 है, तो आप उसके लिए वेक्टर क्या लिखोगे? सर एक्स डायरेक्शन में जितना गया है वो तो मैग्नीट्यूड है, जैसे 2 आपने बोला तो 2 मैग्नीट्यूड है। और आई कैप क्या है? डायरेक्शन। तो आपने लिख दिया 2 आई कैप। वाई से कितना दूरी पे था? सर 3 मीटर पे। तो 3 तो मैग्नीट्यूड है, और वाई के लिए डायरेक्शन क्या लिखोगे? जे कैप। तो 3 जे कैप हो गया। प्लस कितना लिखोगे? सर 4 के कैप लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ? मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं बच्चा कि अपने पास कोई ऐसा वेक्टर है जो इस तीनों के बीच में है, ऐसे ये, या इस वेक्टर का हमको कोऑर्डिनेट पता है। कितना कोऑर्डिनेट पता है? जैसे एक्स पता है, वाई पता है और जेड पता है। तो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो इसका एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। फिर यदि इसको हमको लिखना हो तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते जैसे वेक्टर ए। तो ये जो हमने एक लेटर लिखा, इसके ऊपर एरो का निशान दिया, इसका मतलब है इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। ये कितना हो जाएगा? सर एक्स एक्सिस वाले में आई कैप लगा दो, तो एक्स आई कैप, प्लस वाई एक्सिस वाले में जे कैप लगा दो, तो वाई जे कैप, प्लस जेड के कैप। तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो बच्चा, जिसमें हम लोगों ने आई कैप, जे कैप और के कैप का इस्तेमाल किया है, यही रिप्रेजेंटेशन कहलाता है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप बोलोगे कि सर मैं एक्स एक्सिस की तरफ 20 मीटर चला हूं, 20 मीटर एक्स एक्सिस, तो मैं आपका वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं, 20 मैग्नीट्यूड है, 20 इसका मैग्नीट्यूड है, और एक्स एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे हमने आई कैप लिख दिया। तो ये हो गया 20 आई कैप। कितना हो गया बच्चा? 20 आई कैप। तो मैंने आपके चलने का वेक्टर या पोजीशन वेक्टर को मैंने आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है सर। यदि x के बाद आप बोलोगे कि सर हम y एक्सिस में भी चलते हैं, तो मैं इसमें y एक्सिस वाले को भी जोड़ दूंगा। यदि आप बोलोगे z में भी चलते, तो मैं z, इसमें तीनों में चला हुआ, इसलिए हमने x आई कैप भी लिखा, y जे कैप भी लिखा और z के कैप भी लिखा। अब आपको शायद बातें समझ में आ गई होगी, है नहीं? तो बच्चे लोग, यदि मान लो आप इस तरीके का वेक्टर देखते हो, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, बोले क्या कि सर ये बात तो समझ में आ गया कि वेक्टर देखने में ऐसा होगा,
जब भी आज के बाद किसी भी वेक्टर में आपको आई कैप, जे कैप और के कैप दिख जाए तो समझ जाना इस वेक्टर का ही हम लोग नाम देते हैं मैथमेटिकल या कार्टेशियन वेक्टर। ठीक है, तो सर इसमें तो हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते थे। हाँ, डायरेक्शन इसके हेड देख के पता चल जाता था, बिल्कुल। इसका लंबाई देख के इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल जाता था। हाँ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा बताओ? यदि कोई वेक्टर कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? देखो बच्चा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप या तो इसके वेक्टर को ध्यान से सुनना, इसके लेटर के ऊपर से एरो का निशान हटा दो तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या इसी को लिखने का एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ऐसे रहने दो, दोनों तरफ लाइन बना दो। ये जो लाइन बनाया है एक्चुअली में ये मॉड कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है सर, अब ये आपने लिख दिया बच्चा, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस केस में हम लोग जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे यही मैग्नीट्यूड इसके लंबाई के बराबर होगा, इसके लेंथ के बराबर होगा। इधर आपने लेंथ देख के या नाप के पता कर लिया कि कितना लंबाई है। यहां लेंथ निकालने के लिए या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला निकालना पड़ता है। बोलिए फॉर्मूला आपको कैसे पता, कैसे आएगा? आप सभी को पता है बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 0। और ये x, y, z है तो इसका कोऑर्डिनेट भी आप लोगों को मालूम है। तो बच्चा मुझे बताओ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या? हाँ सर, अंडर रूट कितना? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस कितना? z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो बच्चा इसका लंबाई आज भी तो उतना ही रहेगा। x2 कौन? बोले सर x। x1 कौन? 0। x में से 0 गया तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y में से 0 गया तो y स्क्वायर, प्लस z में से 0 गया तो z स्क्वायर। तो आप खुद बताओ इसका मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही मैथमेटिकल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म वाले वेक्टर का बच्चा मैग्नीट्यूड कहलाता है नहीं? ये क्या कहलाता है? मैथमेटिकल या कार्टेशियन वाले फॉर्म का मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड, अब आप डायरेक्शन भी बता देते तो अच्छा रहता। हाँ बच्चा, बता दे रहे हैं। जब कभी भी आपको ऐसा वेक्टर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसका आप डायरेक्शन बताओ, तो मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर का। बोले सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन सिग्निफिकेंट होता है या कोई एक स्पेशल डायरेक्शन होता है। जैसे आई कैप, यहां जो हमने आई कैप लिखा है या जे कैप लिखा है या के कैप लिखा है, इस सब का मैग्नीट्यूड बच्चा 1 के बराबर है। पर आई कैप मैं बोलूंगा तो आप सीधा सीधा समझ जाओगे कि सर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। जे कैप मैं बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि सर वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। और के कैप मैं बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोग इतना जरूर जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक स्पेशल डायरेक्शन है। तो इसी यूनिट वेक्टर के द्वारा हम लोग हमेशा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। तो बोले सर यदि वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो बच्चा, मैं आपको 1 मिनट के लिए बोलता हूं कि एक वेक्टर आर है 2 आई कैप, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 यहां इसका मैग्नीट्यूड है और आई कैप इसका डायरेक्शन है, बोलोगे कि नहीं? पर यदि हमको इसका मैग्नीट्यूड 1 करना हो तो क्या करेंगे? आप बोलोगे कि सर 2 को 1 करने का एक ही तरीका है, आप 2 से डिवाइड डाल दो। हाँ कि ना? तो ये 2 क्या था? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब हम किसी वेक्टर में
उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड डाल देते हैं बच्चा, तो यही एक्चुअली में इसका यूनिट वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बनाने का क्या तरीका? सर ये हो जाएगा, ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे कि सर क्या हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चा। यहाँ पे वेक्टर ए आप लिख दो और अंडर रूट वेक्टर ए के चाहो तो आप इसका मान लिख दो, कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना बच्चा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यही इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, और इसी से ही हम बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। हाँ कि ना? अब बच्चा आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल आने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे पहले, फिर कुछ बच्चे इस फॉर्म में देख के हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इस फॉर्म में देख के भी हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, है नहीं? टेंशन मत लो, एक एक काम मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। मैंने जो काम करना स्टार्ट किया है इसका सीधा मतलब यही है, हल्ला नहीं मचाएंगे, काम पूरा करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।